हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमने वन लाइनर के एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसका पार्ट नंबर ये दूसरा होगा। ठीक फ्रेंड, पार्ट वन में हमने 250 क्वेश्चन लगा लिए थे। ठीक फ्रेंड, तो इसमें हम 250 से आगे देखेंगे, 500 तक आज जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, आज मॉर्निंग में मैंने कंप्यूटर की ठीक फ्रेंड्स कंप्यूटर की एक वीडियो अपलोड की है 300 क्वेश्चनों की। आई थिंक उसमें कुछ वीडियो बनते टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ठीक फ्रेंड्स, तो आप जहाँ पर ये जैसे मैं कर्सर चला रहा हूँ ना उस वीडियो में, ठीक फ्रेंड्स, जहाँ पर कर्सर चल रहा है आप उस पर फोकस करना। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, पता नहीं किस वजह से। ठीक फ्रेंड्स, तो मैंने कर्सर जहाँ जहाँ पे ऐसे चला रखा है ना, तो आप बस वहाँ देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। 250 तक हमने कर लिए थे, तो 250 से आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर की वीडियो है तो उसमें आवाज़ पता नहीं किस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक फ्रेंड्स, आप जाके वो ठीक हो पाई है, 2-3 घंटे लग गए उसको ठीक करने में। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था नियंत्रण बोर्ड को। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, कलकत्ता। ठीक फ्रेंड्स, कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो कौन से एक्ट से हुई थी, तो ये 1773 का जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, सांप्रदायिक। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ भी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की बात होगी तो वहाँ 1909 का मार्लियामेंटम एक्ट की बात होगी। ठीक फ्रेंड्स, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों का जो सबसे पहले बात चली थी तो वो 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत आई थी। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना, कई बार पूछा जाता है। आगे चलिए, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो ये 1935 का अधिनियम था। ठीक है, भारत सरकार का 1935 का अधिनियम था। आगे देखिए, 1919। ठीक है, 1919 के अधिनियम में द्विशासन धारणा जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था तो ये था मॉन्टेग्यू। ठीक फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था, तो 1919 में आया था। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रेस्टीज किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था डेक्यू ऑफ कनॉट के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1935 किस किस आधारित पर किस आधार पर था, तो ये था साइमन कमीशन के आधार पर। ठीक है, आगे चलिए, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय ने किस वर्ष निर्वाचित करके मांडले जेल भेजा गया था, तो ये था 1907 में। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो ये था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था, तो ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आगे चलते हैं, गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योग के। आगे देखिए, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, तो ये असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, आगे चलिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था, ये किया था 1923 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, लंदन। ठीक है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था, तो ये था भावी भारत के संविधान। ठीक है, आगे चलिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय महिला पूछ ले तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे देखिए, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, कई बार पूछा। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ठीक है, कई बार पूछा है तो याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था, सुभाष चंद्र बोस। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने किस नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, वह नगर इस समय किस राज्य में है, तो यह है मणिपुर। ठीक है, आगे चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि थे। ठीक है, आगे चलिए, अगर ये पूछ ले कहाँ हुआ था तो ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे AU ह्यूम। ठीक है, आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था, तो ये था टर्किश खलीफा। आगे देखिए, ठीक है, टर्किश खलीफा या फिर तुर्की के खलीफा, ये भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, आगे चलिए, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम एक दूसरे से निकट आ गए थे, तो लखनऊ अधिवेशन में, ये मैंने कल बता दिया था पूरा डिटेल में। आगे देखिए, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ पड़ गई थी, तो ये जैसे ही सूरत देखी थी, 1907 का सूरत अधिवेशन था। ठीक है, जैसे ही सूरत देखी तैसे ही ब्रेकअप हो गया था इनका, कांग्रेस का। आगे देखिए,
लाला लाजपत राय किसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्होंने पुलिस की नरसानता का शिकार हो गए। ठीक है, यानी कि जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब इन पर लाठीचार्ज किया गया, इन पे सर में काफ़ी चोट लगी और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे पूना समझौता तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना। आगे देखिए 77 नंबर देखिए, होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है, और किसने की थी? सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, आगे देखिए भारत में राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कोई भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे G.K. गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे देखिए कलकत्ता मद्रास हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में बनाए गए? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे देखिए 82 नंबर बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये यहाँ पर तिलक लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, बात हो रही है BGT की। ठीक है, BGT यानी कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी को। आगे देखिए गांधी अरविंद समझौता वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है। 5 मार्च 1931 की डेट थी वो। आगे देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो वो थे फजल अली। आगे देखिए गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने गढ़ा था। आगे देखिए फ्रेंड्स सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने किया था या गढ़ा था या बोला था, कुछ भी समझ लीजिए आप। आगे देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन आया था? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया था अहमदाबाद में। आगे देखिए महात्मा गांधी ने आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था तो चंपारण आंदोलन से। ठीक है ना, ये 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन यहीं से राजनीति में प्रवेश किया था गांधी जी ने। आगे देखिए गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की? तो वो था 1924 का अधिवेशन। और ठीक है, ये पूछ ले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलगांव में। ठीक है, और ये पूछ ले बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, आगे देखिए नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त किया था? दांडी में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। आगे देखिए भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया था? कि भारत के संविधान की बातचीत होनी थी इसमें। फ्रेंड्स संविधान को गठन करने के लिए भेजा गया था। आगे देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। फ्रेंड्स आगे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने से शुरू हुआ? तो 8 अगस्त, बट कई जगह ये 9 अगस्त भी लिखा मिलता है। फ्रेंड्स आप देख के टिक करेंगे। आगे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो ये बलिया में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ से आयोजित अपने अधिवेशन को पारित किया था? तो ये किया था कलकत्ता से। ठीक है, आगे देखिए सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह की 3 प्रमुख स्वरूप थे, तो ये थे असहयोग, सविनय और बहिष्कार। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, 3 है ये। आगे चलते हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा का उदाहरण था? तो सविनय वे आंदोलन। आगे देखिए नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? 1930 में। 1930 में। ठीक है, आगे चलिए नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया तो जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी लाहौर में। आगे देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे GV महाबलंकर, ये थे लोकसभा के। ठीक स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV महाबलंकर। सूर्योदय। सूर्योदय की अवधारणा के संस्थापक थे महात्मा गांधी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो ये जिनेवा का था। आगे देखिए हस्तक्षेप की नीति का अर्थ था कुछ प्रतिबंध
का हटाया जाना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। जहाँ कानून नहीं, वहाँ स्वतंत्रता नहीं, तो ये ऐसा कहा था जॉन लॉक ने। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधि है ये समझाना और प्रचार करना। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। चीन की द ग्रेट वॉल का निर्माण सी हुआंगटी ने करवाया था। ठीक फ्रेंड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात हो रही है। आगे देखिए। रूस के पुलिस्टिक आंदोलन अराजकतावाद संस्थापक सदस्य कौन थे, तो ये थे मिखाइल बैक्यूनिन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल 1867 में लिखी गई। आगे देखिए। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी, तो ये थी ट्राफल्गर की लड़ाई। ठीक है, ट्राफल्गर की लड़ाई। आगे देखिए। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति समाप्त होगी, तो ब्लास्टीन। ठीक है, आगे देखिए। बोस्टन चाय पार्टी की घटना किससे संबंधित है, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। आगे देखिए। 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आगे देखिए। किस संधि के साथ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ये था वर्सलस संधि। आगे देखिए। राज सिंहासन में बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन था, तो ये थे क्वीन मेरी ड्यूडर। क्वीन मेरी ट्यूमर। फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखना, क्वीन मेरी ट्यूडर। फ्रेंड्स, आगे देखिए। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में। सिंधु सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। आगे देखिए। सिंधु और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, रावी नदी पर था हड़प्पा और सिंधु नदी के तट पर था मोहनजोदड़ो। आगे चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी अज्ञात, क्योंकि ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। मोहनजोदड़ो से विशाल भवन मिला है, तो ये था धान्यागार। ठीक है, अनाज का गोदाम था ये। आगे देखिए। सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना किस मूर्ति थी। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, मूर्ति थी, और वो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कहाँ से एक नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति या लड़की की मूर्ति मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक फ्रेंड्स, सिंधु घाटी से। आगे देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था, तो ये लोथल में बंदरगाह था। सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो ये व्यापार करते थे सुतगोई। ठीक है, सुतगोई किस देश में है, तो ये अफगानिस्तान में है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो ये व्यवसाय पर। ठीक है, आगे देखिए। आर्य को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपियन था मैक्स मूलर। कौन सी जनजाति सामान्य रूप से जनजातीय सरदारों के चुनाव में शामिल होती, तो समिति। आगे देखिए। वैदिक युग में राजा अपनी जनता को मूल कर देते थे, उसे कहते थे बलि। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, आगे देखिए। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता, तो ये था गंधर्व विवाह को। ठीक है, बुद्ध किस वंश थे, तो ये शाक्य वंश से। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो बुद्ध के काल में। आरंभिक बौद्धिक साहित्य भाषा थी, तो पाली। बौद्ध धर्म में बुल शब्द बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित, तो जन्म। ठीक है, बुल माने सांड होता है, तो सांड इनके जन्म का प्रतीक था, ऐसे याद रखना। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते थे तीर्थन। ठीक है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, तो उसको स्तूप कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। भारतीय इतिहास के युग में किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे, बुद्ध के युग में। ठीक है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक था महावीर स्वामी। ठीक है, आगे देखिए। वर्धमान महावीर स्वामी का परिनिर्माण हुआ था, तो ये पावापुरी में। ठीक है, आगे देखिए। 347 प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वैशासक कौन था, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, चंद्रगुप्त था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मगध में एक विशाल भंडार था, तो ये लोहे का। ठीक है, आगे देखिए। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्धों में हाथी का प्रयोग किया था, तो वो मगध था। हेरोडोटस माना जाता है इतिहास का जनक। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम के साथ लड़ाई की थी, तो ये पोरस की। ठीक फ्रेंड्स,
आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों कहाँ गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में, जो कि पड़ता है कर्नाटक में। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन देता है? तो ये देता है प्रशुद्ध स्वेच्छाकारी शासन। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रिय था? तो ये अशोक था। आगे चलते हैं। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, मैं थोड़ी स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा सकता। डिटेल में अगर किसी को देखना है तो 3800 क्वेश्चन करा रखे हैं एकदम A1 क्वालिटी के। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ जाके देख सकते हैं, मास्टर क्लास के नाम से वीडियो मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर के। आगे देखिए, एक सेकेंड, आगे देखिए। उस शिला राजादेश ने अशोक, ठीक फ्रेंड्स, किस शिला राजादेश ने अशोक के कलिंग युद्ध को हताहत का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो ये था राजादेश 13वां। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि कलिंग का युद्ध के बाद अशोक ने मतलब युद्ध करने की युद्ध को त्याग दिया था, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे लोग मर गए थे, मार काट बहुत हुई थी, लाखों लोग मर गए थे। तो इसी की वजह से ही अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था। तो ऐसा इसका कौन सा शिलालेख बताता है? ऐसा शिलालेख बताता है इसका 13वां। ठीक फ्रेंड, 13वां नंबर का शिलालेख है जिसमें कलिंग के युद्धों का वर्णन है और उसने युद्ध को त्याग दिया था। तो ये बात लिखी हुई है 13वें शिलालेख में। ठीक फ्रेंड, कई बार पूछ लेता है और कई बार ये पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म के बारे में बताता है? तो उसका था 12वां शिलालेख। ठीक फ्रेंड, ये परसों चौथे यूपीपीसीएस में पूछा था। आगे देखिए, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपना लिया था? उपगुप्त। आगे देखिए, मौर्यकाल। ठीक है, मौर्यकाल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। आगे देखिए, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो ये 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। आगे देखिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद कौन सा वंश आया था? तो ये शुंग वंश आया था। इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी, कौन सा वंश कब आया। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो ये कनिष्क के थे, कल बता दिया था मैंने। कौन सी कला ग्रीकों द्वारा बौद्ध काल के नाम से जानी जाती है? तो ये गंधार कला, ये कल बता दिया था। गंधार कला किसका मिश्रण था? तो यूनानी और गंधार कला का। डिफरेंट। आगे देखिए, कनिष्क किस वर्ष राज्यरोहण पर आरूढ़ हुए? डिफरेंट, तो ये 78 ईस्वी में। या फिर सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ये पूछ रहा है कनिष्क किस वर्ष राजा बना था? तो 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म संरक्षण कुषाण शासक थे, तो कनिष्क थे। आगे देखिए, प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो खारवेल था। कलिंग शासक खारवेल का संरक्षण दिया था। इन्होंने जैनों को संरक्षण दिया था। आगे देखिए, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे देखिए, पर गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। टिफरन लिच्छवी दोहित्री किसको कहते थे? ये समुद्रगुप्त को। टिफरन। आगे देखिए, भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जानते थे। आगे देखिए, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये 319। इलाहाबाद परिस्थिति अभिलेख किसने बनवाया था? तो हरिशरण ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। बराहमिहिर एक प्राचीन खगोलीय विद थे। आगे चलिए, गंगा को उत्तर से दक्षिण तक ले जाने वाले चोल राजा कौन थे? तो ये थे राजेंद्र चोल। आगे देखिए, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवताओं को समर्पित हैं? तो ये शिव को। आगे देखिए, चोल वंश भारत के किस भाग पर अधिकतम शासन करते थे? तो ये दक्षिण में। टिबेट तमिलनाडु साइड इनका शासन था। आगे देखिए, 81 नंबर, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का प्रांत बना दिया था? राजराज प्रथम ने। टिबेट। आगे देखिए, किस चोल राजा ने कई राजधानियाँ गंगईकोंडपुरम चोलपुरम का निर्माण कराया? राजेंद्र प्रथम ने। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये उरयूर में थी। आगे देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो ये बौद्ध धर्म और जैन के हैं। आगे देखिए, महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा का मंदिर पल्लवों ने बनवाया था। ठीक है, इतना याद रखना। एक सेकेंड, आगे देखते हैं। ठीक है, एलोरा के ठोस शैलों को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। आगे देखिए,
किस पल्लव शासक ने, ठीक है, किस पल्लव शासक ने पल्लवों और चालुक्यों के बीच सबसे लंबा संघर्ष शुरू किया था? तो ये किया था महेंद्रवर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा पुलकेशन द्वितीय था, ठीक है। आगे देखिए, पुलकेशन द्वितीय साम्राज्य की भूमि माम का उल्लेख किया जाता है, तो ये किया जाता है थलबईपुरम तांबे के प्लेटों में, ठीक है। आगे देखिए, विक्रमादेव चरित्र के लेखक थे बिल्हण इब्न बतूता। एमबीटी के काल में आया था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। एक महान रोमनी नामक कादम्बरी का लेखक था, ठीक है। ये बकवास लिखी हुई है, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना कि बाणभट्ट की पुस्तक कौन थी, तो कादम्बरी, ठीक है। आगे चलिए, 13वीं शताब्दी, ठीक है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो ये तेजपाल ने बनवाया था। मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर किन धर्मों के लिए समर्पित है? तो ये हिंदू और जैनों के लिए, ठीक है। आगे चलिए, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार, ठीक है। आगे चलिए, हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने। आगे देखिए, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। आगे चलते हैं, सिंगरेश्वर बद्रीनाथ द्वारा और पुरी के 4 मठ स्थापित किए थे आदि शंकराचार्य ने। आगे देखिए, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने। कोणार्क मंदिर, ठीक है। कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों की राजधानी बनी थी? तो दिल्ली, ठीक है। दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी तोमरों की। आगे देखिए, सुल्तान, ठीक है। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का शासक। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? इसका निर्माण इल्तुतमिश ने। आगे देखिए, नियत मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपना साम्राज्य में राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकता प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश का नाम याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है, किसको शक्तिशाली नोबलों में से एक चैलगानी विनाश का श्रेय जाता है? ठीक है, तो ये जाता है बलबन को, ठीक है। ठीक है, चैलगानी यानी कि चैलगानी 40 सरदारों का एक तुर्क सरदार थे, तो उनका विनाश कर दिया था बलबन ने, ठीक है। आगे चलिए, चैलगानी या फोर्ट के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने का पहला सुल्तान कौन था? तो ये दिल्ली था, अभी बता दिया, दिल्ली में बलबन था, ठीक है। जो ये चैलगानी थे तो ये तुर्की थे 40 सरदार, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रथम भारतीय महिला शासिका थी तो रजिया सुल्तान। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तो ये तुर्क थे। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था तो ये था अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी, ठीक है, कई बार पूछा है। आगे देखिए, 13 नंबर, किसे भारत का तोता कहा जाता था? अमीर खुसरो, हजारों बार पूछा। आगे देखिए, किसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ठीक है, ये अभागा सुल्तान था, ठीक है। और इसके मरने पर जियाउद्दीन बरनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, ठीक है। आगे चलिए, भारत में चमड़े का प्रतीक सिक्का, ठीक है, भारत में चमड़े का प्रतीक सिक्का या फिर मुद्रा किसने आरंभ किया था? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखिए, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था फिरोज तुगलक ने। इबन बतूता मोरक्को से आया था और ये मोरक्को पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। आगे देखिए, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंतः पुनर्निर्माण किया गया था, तो फिरोज तुगलक ने कुतुब मीनार की तीसरी चौथी मंजिल का निर्माण कराया था, क्योंकि तीसरी चौथी मंजिल पर बिजली गिर गई थी, ठीक है। बिजली गिरने से ये थोड़ा टूट फूट गया था, तो कुतुब मीनार का फिर से दोबारा से निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज तुगलक ने, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक तक शासन किया? तो तुगलक वंशों ने, ठीक है, लगभग 92-93 साल इन्होंने शासन किया था। आगे देखिए, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526 में, जब बाबर ने आके सब कुछ भंग कर दिया था। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? स्थापत्य कला की। आगे देखिए, सूफी आंदोलन मुख्यतः प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था पर्सिया यानी कि भारत में। आगे चलिए, अमीर खुसरो का संगीत था, ठीक है। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे और सूफी संत थे। फारसी, हिंदी और लेखक और विद्वान साहित्यकार ये इतने सारे थे, इनको तोताए हिंद कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, अलवर संतों का आविर्भाव किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु। आगे देखिए, शिवाजी के समसामयिक मराठा
संत का नाम था तो ये तुकाराम था। आगे देखिए विजयनगर के शासकों को प्रोत्साहन किया था तमिल तेलुगु और संस्कृत को। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने किस किस को बढ़ावा दिया था, तमिल भाषा को, तेलुगु को और संस्कृत को। आगे देखिए 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला है इटली यात्री निकोलो द कॉन्टी था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मिलान करने के लिए पूछ लेता है, कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। निकोलो कॉन्टी कहाँ से आया था, तो ये इटली से आया था। ठीक है, याद रखेंगे। कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अमुक्त माल्यदाय। ठीक है, ये कल भी बताया था, अमुक्त माल्यदाय। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज हम कहते हैं हम्पी। ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 में। बहमनी शासकों ने बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण अहमद आदिल शाह ने कराया था। ठीक है, ये मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था बीजापुर के गोल गुम्बज का निर्माण। आगे चलिए, अपनी किस बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, गोल गुम्बज के लिए। चित्तौड़ विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, आगे चलिए, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान में मिला था, ये गोलकुंडा की खान में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। तुझो के बाबरी, ये बाबर नाम है। ठीक है, तुझो के बाबरी ये बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। ठीक है, इसमें बाबर के बारे में लिखा हुआ है और उसकी पुस्तक का नाम है तुझो के बाबरी, जो कि टर्की भाषा में लिखी हुई है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। आगे देखिए, दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था, शेर शाह ने। हुमायूं की इस लड़ाई के हारने के बाद कन्नौज से भागना पड़ा था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कौन सी लड़ाई की हारने के बाद उसे भारत से भागना पड़ा था, तो ये कन्नौज थे। ठीक है, कल इसके ऊपर पूरी कहानी सुनाई थी। आगे देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो हाजी बेगम ने। ठीक है, आगे देखिए, मेधावी राज्यसभा अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी, तो ये शेरशाह के कलन और राज्य अभिषेक के समय अकबर 13 साल का था। ठीक है, जब इसका राज्य अभिषेक हुआ था 13 साल का था ये। कल मैंने पूरी कहानी सुना रखी है इसके ऊपर पहले पार्ट में। ठीक है, आगे देखिए, महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। किसने अकबर के जीवन की कथा लिखी थी, अबुल फजल ने। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। ठीक है, आगे देखिए, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी, अकबर ने। फतेहपुरी सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। ठीक है, अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए इबादत खाना बनवाया था। ठीक है, मतलब अकबर ने धार्मिक विचार मतलब धार्मिक मीटिंग वगैरह होती थी यहाँ पर, तो उस पर विचार बोलचाल मतलब परामर्श के लिए इबादत खाने का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजिडेंट कौन था, तो बैरम खां था। आगे देखिए, किस शासक ने जजिया समाप्त कर दिया था, अकबर ने। अकबर का प्रसिद्ध राज मंत्री था टोडरमल। आगे देखिए, अकबर द्वारा। ठीक है, अकबर द्वारा प्रसिद्ध जो तानसेन थे, तो इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, आगे चलते हैं। तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी अकबर के शासनकाल में। नूरजहाँ ये जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, आगे देखिए, चित्रकला। ठीक है, किसके शासनकाल में मतलब A1 क्वालिटी की पहुंच गई थी, तो जहांगीर। ठीक है, ये देखिए, मैंने हज़ारों बार ये क्वेश्चन आपको बताया होगा। ठीक है, तम्बाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ये लगाया था जहांगीर ने। और तम्बाकू, आलू और ये काजू वगैरह कौन लेके आए थे, ये लाए थे पुर्तगाली। ठीक है, आगे देखिए, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई थी, तो ये शाहजहाँ ने। आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस, तो ये बनवाया था। ठीक है, ये पूछा जा रहा है विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस मुगल भवन में रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। ठीक है, और ये पूछ ले बनवाया किसने था, तो ये शाहजहाँ ने बनवाया था। और ये मुगल क्या कहते हैं तख्ते ताउस रखा गया था लाल किले के दीवाने आम में। ठीक है, याद रखेंगे। और जो कौन लूट के ले गया था, कल पूरी कहानी सुनाई थी। ठीक है, आगे देखिए, शाहजहाँ को। ठीक है, शाहजहाँ को उसकी शेष ज़िंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा मुगल भाषा जिंदा पीर कहते थे, औरंगजेब, कल बता दिया था। आगे चलिए, मुगल शासकों की दरबारी भाषा फारसी थी। बीबी का मकबरा, तो ये औरंगाबाद में। दिल्ली में जामा मस्जिद 17वीं ईस्वी शताब्दी में बनवाई गई थी। आगे देखिए, किसके शासनकाल में रुपया। ठीक है, रुपया का सिक्का टकसाल निर्धारित किया गया, तो रुपये का सिक्का चलाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी, तो ये कालिंजर। ठीक है, कालिंजर पड़ता है उड़ीसा में। शिवाजी के गुरु थे रामदास। आगे देखिए, शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था, राजा जय सिंह को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखिए शिवाजी शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1664 में। किस नेपोलियन शक्ति ने शिवाजी को गोला बारूद दिया था? तो ये दिया था फ्रांसीसी और पुर्तगाली तथा अंग्रेजियों से खरीदी थी। फ्रेंड्स, आगे देखिए नाना साहब। फ्रेंड्स, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी विश्वनाथ। आगे देखिए जिस समय 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों को हराया था, उस समय दिल्ली का सुल्तान था शाह आलम द्वितीय। पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा का काल समाप्त कर दिया गया था? तो ये बाजीराव द्वितीय का। आगे देखिए भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? तो ये रेड ड्रैगन। फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज आया था? तो ये रेड ड्रैगन। फ्रेंड्स, आगे देखिए 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के लिए फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये बंगाल में पड़ता कासिम बाजार। आगे देखिए भारत में समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस में कल परसों पूछा था। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए केप ऑफ गुड। फ्रेंड्स, केप ऑफ गुड के रास्ते भारत में कौन आया था? तो ये आया था वास्को डी गामा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण ये सी वांगटी ने करवाया था। फ्रेंड्स, आगे देखिए 81 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, भारत में पुर्तगालियों की सत्ता का वास्तविक नींव रखने का महानतम गवर्नर कौन था? फ्रेंड्स, तो यह था अबू बुकरक। फ्रेंड्स, इसने पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी। तो ये महान था कौन? अबू बुकरक। फ्रेंड्स, आगे देखिए गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था? तो ये पुर्तगालियों के साथ। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए कहते थे? चावल। फ्रेंड्स, ये पूछ ले अंग्रेज मतलब जो नील वगैरह उगाते थे, अंग्रेज नील उगवाते थे बिहार में किसानों से। और ये पूछ ले कि चावल कहाँ उगता था? तो ये उगता था मद्रास में। फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले चाय कहाँ उगती थी? तो वो उगती थी असम में। फ्रेंड्स, आगे देखिए अकाल तख्त का निर्माण किया था? तो ये हरगोविंद ने। फ्रेंड्स, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। फ्रेंड्स, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। आगे देखिए रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। फ्रेंड्स, और फिर उसने अपनी धार्मिक राजधानी बनाई थी कहाँ पर? अमृतसर में। फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ये रणजीत सिंह थे, ये कौन सी नस्ल से थे? तो ये थे सुकरचकिया मिसल के। फ्रेंड्स, सुकरचकिया मिसल याद रखना, कई बार पूछा है। आगे देखिए किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान से स्वागत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आगे देखिए किस लड़ाई में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था? तो ये मैंने कल कहानी सुनाई थी, करनाल का लड़ाई थी, बैटल ऑफ करनाल। आगे चलते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, जो दूसरे अंग्रेजों और मैसूर में लड़ाई हुई थी तो उसका गवर्नर जनरल था बारंग हेस्टिंग। आगे देखिए मुर्शिद कुली खान ने अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला को कहाँ के नवाब थे? फ्रेंड्स, तो ये मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला और ये नवाब थे बंगाल के। आगे देखिए ब्लैक होल त्रासदी हुई थी कलकत्ता में। फ्रेंड्स, कल बताई थी मैंने, ये कल बताई थी ना। एक छोटे से कमरे में उसने 100 से ज़्यादा बंदों को मतलब बंद कर दिया था। फ्रेंड्स, तो वहीं पर ये हुई थी। आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर नवाब था सिराजुद्दौला। आगे देखिए ब्रिटिश में पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था 1894 में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, वेदों और लोटो दयानंद सरस्वती ने कहा था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने। अलीगढ़ मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना मोहम्मद सैयद खान ने की थी। फ्रेंड्स, आगे देखिए राजा राम मोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन आयोजित हुआ था। तो ये सती प्रथा का उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। सर्वोदय का आशय तो सबका उत्थान। फ्रेंड्स, तो ये थे 500 क्वेश्चन जो कि बहुत ही जल्दी मैंने आज निपटवा दिए। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर हमारा दूसरा था। इससे पहले हमने पार्ट 1 में लगभग 250 क्वेश्चन देख लिए थे। तो ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स, और 500 क्वेश्चन पूरे हो गए। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी पॉलिटी की। फ्रेंड्स, पॉलिटी के 400 क्वेश्चन कराऊंगा। फ्रेंड्स,
और पॉलिटी के बाद मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के 400 क्वेश्चन, और मध्यकालीन भारत के बाद एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के 400 क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 1200 क्वेश्चन की वीडियो तीन वीडियो बनेंगी, पॉलिटी की, मध्यकालीन भारत की और प्राचीन भारत की। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।